तो बलात्कार जैसे मामलों में सबसे बड़ा संकट क्या होता है? अगर उस विक्टिम की, पीड़ित व्यक्ति की या स्त्री की आयु मान लीजिए 20-25 साल है, उससे बलात्कार हुआ। अगर आप केवल फिजिकल एस्पेक्ट देखेंगे तो हो सकता है कि फिजिकल जो उसको दिक्कत हुई, उसको हील अप होने में शायद कुछ ही दिन लगे। लेकिन असली बात क्या है? जो समाज उसके साथ बदसलूकी करेगा, जीवन भर के लिए जो उस पर सवाल उठने शुरू होंगे, जबकि उठने चाहिए थे अपराधी पर, उठेंगे पीड़ित पर। जो मनोवैज्ञानिक उसका नुकसान हुआ, वो स्वस्थ हो ही नहीं पा रही, लगातार डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, किसी को फेस नहीं कर पाती है, जीने की इच्छा खत्म हो रही है, उसकी सुसाइड की टेंडेंसी पैदा हो गई उसके अंदर। इन सब की कीमत जोड़नी पड़ेगी, तब जाके काउंट होगा कि उस व्यक्ति का नुकसान कितना हुआ है। तो सामाजिक छवि का नुकसान, मनोवैज्ञानिक साहस, उमंग, उत्साह जो सब खत्म हुआ, उसका नुकसान क्या है? फिजिकल लॉस क्या है? फाइनेंशियल, वकीलों का खर्चा, पुलिस से मिलना, 1000 बार ये सब करना, अपना काम छोड़ के बैठ जाना, वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी खर्च हुई पूरी की पूरी, उससे भी काउंट करना होगा। और तब हम निकालते हैं इम्पैक्ट कितना है, उस इम्पैक्ट के हिसाब से हम अपराध की या कृत्य की जघन्यता का फैसला करते हैं। और समाज पर भी जो नुकसान है, तात्कालिक भी, दीर्घकालिक भी। निर्भया केस में इंडिविजुअल नुकसान निर्भया का हुआ, उसका जीवन खत्म हो गया बेचारी का, लेकिन समाज का भी कम नुकसान नहीं हुआ। रेप के बारे में एक बहुत अच्छी किताब है, उसकी लेखिका मेरे ख्याल से सूजन कुछ नाम है उसका, मैं बताऊंगा आपको उस किताब का नाम कभी, किताब का नाम भूल रहा हूं, बता दूंगा। उस किताब में एक बड़ी अच्छी थीम है। उसने कहा कि रेप एक दोहरा कृत्य है। अगर समाज में 100 महिलाएं हैं तो रेप हो सकता है कि उनमें से केवल 2, 3, 5, 10 के साथ हुआ हो, किसी भी समाज में आमतौर पे। लेकिन उन 2, 3, 5 घटनाओं का प्रचार इस तरह से हो जाता है कि बाकी 95 महिलाएं जिंदगी भर इस खौफ में जीती हैं कि उनके साथ ऐसा ना हो जाए। और यदि समाज की आधी आबादी को जीवन भर इस खौफ में जीना पड़े कि मेरे साथ ये ना हो जाए, तो जितना नुकसान रेप से किसी का होता है, लगभग उतना नुकसान उस डर से उस व्यक्ति के जीवन में वैसे ही हो जाता है, जो अपने आप में कम नुकसान नहीं है। निर्भया केस में जिसने डिस्क्रिप्शंस पढ़े उसके या सुने कि क्या किया उसके साथ, रेप तो एक सामान्य बात उसकी तुलना में लगेगी, किसी के शरीर के अंदर लोहे की रॉड डाल देना, अंतड़ियां उसकी निकाल लेना, जब ये कोई सुनता होगा, आप समझ रहे हैं कि कितना खौफ हो जाता होगा, स्पेशली उनको जिनको ये भय हो सकता है कि कहीं मेरे साथ कभी ऐसा ना हो जाए। इस खौफ में जो लोग जीते हैं लगातार जीवन भर, उसकी भी तो कीमत है। और इसलिए दंड देते हुए उस खौफ को भी अकाउंट में रखना पड़ता है कि जितना खौफ तुमने पैदा किया है, उतना खौफ प्रतीकात्मक रूप से तुम्हारे साथ खत्म भी होना चाहिए। और इसलिए इम्पैक्ट केवल इंडिविजुअल पर नहीं, सोसाइटी पर क्या पड़ा, तात्कालिक क्या पड़ा, दीर्घकालिक क्या पड़ा, मनोवैज्ञानिक क्या पड़ा, फिजिकल, फाइनेंशियल, सब क्या पड़ा, इन सारे पैरामीटर्स के बेस पर एक सही जजमेंट होता है। तो जब भी कोई आपसे पूछे, जैसे पूछे कि मान लीजिए ऐसा ऐसा हुआ, तो उसमें किन किन आधारों पर फैसला करेंगे, ये सारे आधार उस केस से जोड़ के लिख देंगे तो बात पूरी हो जाएगी। जी कुछ लोग ये सोच रहे थे कि उनकी जान बचानी चाहिए, हाँ, कुछ लोग ये सोच रहे थे कि इस पीड़ा से रिकवरी नहीं कर पाएगी तो क्यों ना मर ही जाए। ये तो यूथनेशिया का मामला हो गया ना, तो जैसे कि अब कुछ लोग चाह रहे हैं कि वो स्वस्थ हो जाए, वो समाज में फिर से आ जाए, कोई चाह रहे हैं कि जो खराब स्थिति है उसकी भगवान उसको उठाइए। दोनों में से क्या है? इनका कहना है कि जब निर्भया की स्थिति ऐसी हुई तो देश में 2 तरह की कामनाएं लोग कर रहे थे। एक तो ये कि ये स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, दूसरा ये कि उसकी स्थिति इतनी खराब है कि अगर वो जिंदा बच भी जाएगी तो भी जीवन बहुत खराब रहने वाला है, इससे बेहतर है कि वो मर ही जाए। इनमें से कौन सी कामना नैतिक मानी जाएगी? ये डिबेट बेसिकली यूथनेशिया की डिबेट है। अगर आपको ये भरोसा हो जाए कि कोई व्यक्ति स्वस्थ हो ही नहीं पाएगा, तो शायद वो खुद भी ये चाहेगा और उसके जो निकट लोग हैं, शुभचिंतक है, वो भी ये चाहेंगे कि ऐसे जीवन से बेहतर है कि जीवन ना हो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा
कि अगर ये तय था कि वो स्वस्थ जीवन जी ही नहीं पाएगी और बहुत गंदा जीवन जी पाएगी, बहुत गंदा जीवन जी पाएगी, तो मेरी राय ये है कि शायद उसका जीवन अच्छा ना होता, लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ी बहुत स्वस्थ होके समाज के सामने आके अपनी बात कह के एक मैसेज दे के फिर बेशक वो चली जाती तो बेहतर होता। इतना मौका उसे जरूर मिल जाता कि वो अपनी पीड़ा समाज से कह सके और कम से कम ये देख सके कि समाज उसके साथ खड़ा हुआ है। वो देख नहीं पाई, उसका दुख ज्यादा होता है। लेकिन हाँ, अधिकांश मामलों में रिलेटिव्स की भूमिका ज्यादा रहती है। हाँ, ठीक बात है। अधिकांश मामलों में देखा गया कि जब लड़की शिकायत करती भी अपने पेरेंट्स से कि ऐसा हुआ, अधिकांश मामलों में पेरेंट्स दबा देते हैं उस बात को, उसी को डांटते हैं कि तेरी वजह से हुआ वो कम वक्त। तो वो है सोशल प्रेशर्स हैं। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि अगली पीढ़ी में जब आपके सामने कोई ऐसी बात है तो आप एक्टिव तरीके से रिस्पॉन्स दीजिए। ये सारे चेंजेस एक जनरेशन में नहीं होते ना, इंटर जनरेशनल चेंजेस होते हैं, कई पीढ़ियां लगती हैं, एक दिन में चेंज नहीं आता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने व्यावहारिक समस्या बताई। ये कह रही है कि आपने कहा कि जिन बच्चों का मेंटल फिजिकल स्टेटस ठीक नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, अनाथ हैं, उनका रेप हुआ तो उनका केस नहीं होता है, क्यों नहीं होता? मैंने ये कहा कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि जैसी पुलिस के कई लोगों को पता लगता है कि इस केस में पैसा लेके केस दबा सकते हैं, तो जिसने गड़बड़ की है अगर वो रसूख वाला है, पैसा इतना दे देगा कि केस बनेगा नहीं, क्योंकि वो बच्ची तो अपने अधिकार भी नहीं जानती है। और यदि गलती से उस बच्ची के साथ कोई एनजीओ खड़ी हो गई तो केस हाईलाइट हो जाएगा। कई एनजीओ क्या करते हैं, खड़े होते हैं, पैसा लेके हट जाते हैं फिर। और यदि हाईलाइट हो गया केस, तब जज इस बात की वजह से पनिशमेंट और ज्यादा देगा कि उस बच्ची का स्टेटस ऐसा था। मैंने व्यावहारिक स्थिति बताई, क्योंकि पुलिस का जो काम करने का तरीका, उसमें भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत ही बड़ी। मतलब मेरा अनुमान है कि अगर पुलिस स्टेशन में 50 शिकायतें जाती हैं तो उनमें से रजिस्टर मुश्किल से 2 या 3 होती होंगी, बाकी निपट जाती है। बाकी में पुलिस ही जज हो जाती है। दोनों को बुलाया, हाँ भाई क्या है, चल 10,000 दे, 10,000 दे, चलो जाओ। दोनों पक्षों से मिलता है पुलिस को। इससे इसलिए कि तूने गड़बड़ की, इससे इसलिए कि अदालत में धक्के खा के मर जाओगे, मैं यही 4 झापड़ मारता हूँ इसको। मारू? हाँ तो 10,000 दो। 10,000 के 4 झापड़ मारे कस के, भगा दिए दोनों को। दोनों तरफ से कमाई हो जाती है। तो व्यावहारिक स्तर पर जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, उनका तरीका ये है। मैंने इसलिए कहा, कोई ऐसा नियम नहीं है, भ्रष्टाचार की वजह से ऐसा हो जाता है। चलिए, अब आप इस टॉपिक के लगभग अंतिम हिस्से पर आ गए हैं, और वो ये है कि जी, हाँ, नहीं वो डिपेंड करता है। एक शब्द है एबेटमेंट, जैसे सुसाइड के मामले में इनका कहने कि आपने जो एग्जांपल दिया भाई बहन वाला, उससे बहन की आंख से आंसू निकला, तो एक तरह से अपराध करवाने में वो भी तो जिम्मेदार है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जैसे सुसाइड का जो केस होता है ना, उसमें एक धारा है आईपीसी में, बल्कि चैप्टर है, एबेटमेंट टू सुसाइड, कि आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। कि क्या किसी व्यक्ति पर एक केस चल सकता है कि उसने दूसरे व्यक्ति को खुदकुशी के लिए प्रेरित किया? तो आपने सचमुच किसी को अपराध के लिए प्रेरित किया या नहीं, इसके बहुत ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स होते हैं, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार बार व्याख्याएं करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले केस आया कि 2 लोगों में अफेयर था, अफेयर टूट गया, लड़की ने शायद लड़के को बहुत सारे पत्र लिखे, उसने जवाब नहीं दिया क्योंकि ब्रेकअप हो गया था, वो नहीं जुड़ना चाह रहा होगा। और ऐसे ही किसी मोमेंट में एक पक्ष ने, शायद लड़की ने, सुसाइड कर लिया। उसके परिवार ने केस लगाया एबेटमेंट टू सुसाइड उस लड़के पर। अच्छा, पहली नजर में मीडिया अपराधी मान ही रहता है ऐसे केस में। जैसे अभी वो एक फिल्म स्टार के बेटे के साथ हुआ था ना, ऐसे कोई केस हुआ था, हाँ वो भी ऐसा ही केस था, पंचोली, हाँ सूरज पंचोली के साथ। अब सच बात क्या है, 2 लोग जुड़े, उनमें प्रेम संबंध है, खटपट हुई, प्रेम संबंध नहीं चल पाया,
उनमें से एक पक्ष को लगने लगा है कि अलग हो जाना चाहिए। अगर दोनों को लग गया तो समस्या ही नहीं है, एक को भी नहीं लगा तो भी समस्या नहीं है। दिक्कत दुनिया के अधिकांश प्रसंगों में क्या है कि एक को लगता है कि नहीं चल पाएगा और एक को लगता है कि चलना ही होगा। अब जिसको लग रहा है कि नहीं चल पाएगा वो पीछे हटना चाह रहा है, दूसरा व्यक्ति दबाव बना रहा है कि चलाना ही पड़ेगा, क्यों वायदा किया था। दूसरे व्यक्ति ने साजिश नहीं की थी, उसको सच में उस समय लगता था कि चल जाएगा इसलिए वायदा किया था, और अब उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यू चेंज हो गई है। अब उसको जेन्युइनली लग रहा है कि नहीं चल पाएगा, उसके नियत में खोट नहीं था। किसी किसी मामले में नियत में खोट होता है, किसी किसी में नहीं भी हो सकता है। वो व्यक्ति पैर पीछे खींच रहा है, ये दबाव बना रहा है कि मुझसे मिलो, नहीं तो ये, नहीं तो वो, नहीं तो फिर आखिरी धमकी सुसाइड कर लूंगा या कर लूंगी, फिर अपनी फोटो भेजना काटते हुए, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ड्रामे करना, सामने वाला जवाब नहीं दे रहा उसके बाद भी, और अंत में एक दिन सच में ऐसा हो गया, सुसाइड कर लिया। अब ये कैसे मान लिया जाए कि इस व्यक्ति ने आत्महत्या के लिए प्रेरित किया था, ये केस बनता है। अधिकांश मामलों में साबित नहीं हो पाता, क्योंकि प्रेरित करने का मतलब है कि आपने ये जानते हुए कि आत्महत्या करने वाला है उसे रोका नहीं, ना शांत रहे, बल्कि उकसाया कि हाँ कर लो कर लो। आपका कोई कृत्य यदि इसके अमाउंटिंग है, अगर इसकी बराबरी का एक्ट है कि जिससे किसी को आप उकसा रहे थे कि मर जाओ, तो बनेगा अबेटमेंट का मामला।